Hi everyone. So in today's video, we are going to start a new chapter that is Newton's laws of motion. Okay. Now इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स में यूनिवर्सल मेजरमेंट पढ़ा, मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा, मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ा. ठीक है. तो जो मोशन से रिलेटेड अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स. ठीक है. तो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग मोशन पढ़ेंगे, बट मोशन का कॉज क्या है, ठीक है, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. विदाउट स्टडिंग अबाउट द कॉज ऑफ मोशन. कॉज ऑफ मोशन मतलब काइनेमेटिक्स में जैसे हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है. या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस. ठीक है. अब इन्हीं इक्वेशन से हम लोगों ने फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के भी इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किए थे. ठीक है. तो वहां पे देखिए, वहां पे जो ये एक्सेलरेशन है, तो ये जो एक्सेलरेशन ये किस लिए हो रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन, वो हमको नहीं चाहिए. ठीक है. वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज नहीं करते हैं. उसको बिना यूज किए हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं. ठीक है. सो उसको बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स. तो अभी लोगों ने जो हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा था वो आता है काइनेमेटिक्स में. इस चैप्टर में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है डायनामिक्स. डायनामिक्स. डायनामिक्स में क्या होता है कि इसमें मोशन को स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन विद कॉज. ठीक है. अब कॉज क्या है, ये जो मोशन का कॉज क्या है, ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स. एक अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक एक रखा हुआ है, ब्लॉक ऑफ सम मास m. तो ये ब्लॉक अपने आप तो मूव नहीं करेगा. ठीक है. इस ब्लॉक को अगर मूव करना है तो दैट मींस दिस ब्लॉक शुड बी एक्टेड अपॉन बाय सम फोर्स, है कि नहीं. अच्छा, अब ये फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट करेगा. ठीक है. मतलब आपको इसको ब्लॉक को छूना पड़ेगा. तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स हो गया कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को टच करता है, थ्रू कांटेक्ट इट इज एबल टू मूव द ऑब्जेक्ट. ठीक है. या ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में लेके आएगा. ठीक है. बट जैसे अगर सपोज कर लो कि एक मैग्नेट है. ठीक है. एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. अब इसके पास अगर मैं एक आयरन नेल लेके आता हूं तो आयरन नेल को तो ये डायरेक्ट अट्रैक्ट करता है. ठीक है. तो यहां पे नेल और मैग्नेट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बट स्टिल दिस मैग्नेट इज एबल टू अट्रैक्ट द आयरन नेल. ठीक है. तो ऐसा जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. सो बेसिकली जो ये फोर्स है, ठीक है, फोर्स ये दो टाइप का हो गया. एक हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स और एक हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अब ये फोर्स क्या कर रहा है, देखो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, जैसे ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो इस ब्लॉक पे अगर ये फोर्स एक्ट करेगा तो ये ब्लॉक यहां से मूव करेगा. ठीक है. या सपोज कर लो कि एक बॉल है, ये बॉल रोल होते हुए आपके पास आ रहा है. ठीक है. अगर आपने यहां पे अपना हाथ रखा हुआ है तो इस बॉल को आप यहां पे रोक सकते हैं. ठीक है. मतलब ये स्टेट ऑफ मोशन में था और उसके बाद ये रेस्ट में हो गया. ये सपोज कर लो कि एक बॉल है, बॉल को आपके फ्रेंड ने किक कर दिया तो बॉल इस साइड आ रहा है और आपने फिर यहां पे और जोर से क्लिक कर दिया तो ये और जोर से चला गया. तो आप
ने बॉल को एक्सेलरेट कर दिया। ठीक है, तो मतलब आप बेसिकली स्टेट, ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए जो आप अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सो ये डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, आप भी इसको नोट कर लें। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज the state of rest or motion, state of rest or motion of a body, ठीक है। फोर्स may or may not be in contact with the body। अगर कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हिच इज रिलेटेड टू फोर्स बिटवीन चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वो लोग क्लास 12 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्लास 11 में बेसिकली जो फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली अभी हमको यहां पे एक टर्म से इंट्रोडक्शन हुआ है, दैट इज फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब ये फोर्स से रिलेटेड स्टडीज गैलीलियो ने किया, न्यूटन ने किया। ठीक है, बट सबसे पहला जो स्टडी था ना वो था एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने कुछ ऐसा कहा ना, वो जो पहली सोच में लगता है कि सही कहा है, बट ऑन डीपर थॉट हमको पता चलता है कि नहीं, वो गलत है। तो इसे उसको बोलते हैं एरिस्टोटल्स फैलेसी, एरिस्टोटल का झूठ। ठीक है, अब क्या है, देखो सपोज कर लो कि एक कोई टॉय है, सपोज कर लो एक टॉय है। ठीक है, ये उसके चक्के हैं और आपका ये हो गया हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है, और इसको आप एक स्ट्रिंग से पुल कर रहे हो। ठीक है, यहां से पुल कर रहे हो उसको, तो आप मतलब आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो आप जब तक फोर्स लगाओगे तब तक ये मूव करेगा। ठीक है, फोर्स नहीं लगाओगे तो ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स इज रिक्वायर्ड। देखिए ये तो रेस्ट में है ना, ये इनिशियली रेस्ट में है। ठीक है, इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, बट जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आता है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि इसको, अच्छा, अगर आप इसको पुल करना बंद कर दोगे तो ये फिर रुक जाएगा। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मोशन। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मोशन। ठीक है, तो यहां पे यही चीज गड़बड़ हो गया कि ये जो मेंटेन मोशन है ना, ठीक है, जो मेंटेन मोशन, ये जो टर्म एरिस्टोटल ने बोला, यहीं पे एरिस्टोटल ने गलती कर दी। ठीक है, गलती क्या कर दी कि एक्चुअली फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन मोशन, बट एक्चुअली फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट मोशन। मोशन में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको, मतलब मोशन में नहीं है मतलब वो रेस्ट में है, तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना है। बट अगर वो ऑलरेडी मूव कर रहा है तो उसको, उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज कैसे प्रूव हुआ, ये गैलीलियो ने प्रूव किया।
थ्रू द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन ने नहीं दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, सबसे पहले मतलब जो, तो गैलीलियो ने क्या किया ना, गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया कि एक ऐसा सरफेस लिया, ठीक है, और इस सरफेस में यहां से एक ऑब्जेक्ट को रोल करा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे आया और थोड़ा आगे जाके रुक गया। ठीक है, अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस को थोड़ा और पॉलिश कर दिया, मतलब फ्रिक्शन कम कर दिया, तब ये ऑब्जेक्ट यहां की जगह पे वो यहां तक आया, और पॉलिश किया तो और आगे गया, और पॉलिश किया तो और आगे गया। तो देखिए, अब ये जो सरफेस है, जितना हम लोग स्मूथ करते जा रहे हैं ना, कि ऑब्जेक्ट उतना ही आगे जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जो आया था, नीचे आया था, वो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स यहां पे एक्ट कर रहा है। बट ये जो पार्ट है, इस पार्ट में तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, बट यहां पे जो मोशन हो रहा है उसके लिए तो कोई फोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो मतलब अब हाँ, मगर ये मोशन को इनिशिएट करने के लिए, मोशन को अगर इनिशिएट करना है, मतलब यहां से नीचे, मतलब देखिए, ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी, ये जो बॉल है यहां से मैं छोड़ा तो ये आगे चला गया था, बट बॉल अगर मैंने यहां पे उसको रखा ना, तो ये अपने आप नहीं मूव करेगा। तो मतलब मोशन को इनिशिएट करने के लिए फोर्स चाहिए, बट मोशन को मेंटेन करने के लिए यहां पे किसी फोर्स का जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इससे उन्होंने बोला कि दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, ये इनर्शिया जो टर्म है ना, इनर्शिया, इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, तो देखिए, अब यहां पे अगर ऑब्जेक्ट है, इट इज एट रेस्ट, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली मूव करेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना एक्ट करे। मतलब इसको ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मुझे इसको रुकना है, तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो इफ नेट external force is zero, external force is zero, a body at rest continues to remain at rest, and a body in motion continues to move with uniform velocity. यहां पे देखिए, ये जो टर्म है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बोल रहा हूं, मतलब मैं बोल रहा हूं कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमको फोर्स चाहिए। तो यहां पे तो आप नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूस टू रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, और अगर मोशन में है तो वो सेम मोशन में रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया, दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गैलीलियो। ठीक है, अब पिक्चर में आ गए हमारे न्यूटन महाराज। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, बेसिकली वो न्यूटन्स के 3 लॉ के ऊपर ही है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया।
मतलब न्यूटन ने इतना कुछ काम किया ना फोर्स के ऊपर कि जो गैलीलियो का कंट्रीब्यूशन था वो भी उसी के नाम पे आ गया। ठीक है, तो इसमें मैं फिर से लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए फिर से लिखने का जरूरत नहीं है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी मैंने स्टेट कर दिया है। तो बेसिकली ये लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया को अगर मैथमेटिकली मैं बताऊं कि अगर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन, वो भी जीरो है। ठीक है, तो अब ये दो चीजें हो सकती है इसका मतलब, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, और या फिर वो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मतलब अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली उसी स्टेट में मूव करेगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब? जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ का जो मेन चीज है ना वो ये है कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो दो कंडीशन होता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, बट ये कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब समझ लो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब ये जो सेकेंड लॉ है ना, ये एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। इट इज अ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमको एक टर्म समझना पड़ेगा। सेकेंड लॉ को समझने के लिए एक टर्म समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, डिनोटेड बाय द सिंबल P। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब ये मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम देखो, अब मोमेंटम का फॉर्मूला अगर बोले जो तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, बट मोमेंटम चीज क्या है? ये है कि देखो एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे सपोज कर लो कि एक स्फेयर है 100 kg का, ठीक है, और एक स्फेयर है 1 kg का। ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, ये भी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो तुम किस स्फेयर को रुकना चाहोगे? रुकना अगर है स्फेयर को, दोनों मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग जो हल्का स्फेयर है इसको हम लोग रुकना चाहेंगे। इसको रुकना इजी होगा, है कि नहीं? इसको रुकना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो मतलब अगर ये स्टेट ऑफ मोशन में है, दोनों स्टेट ऑफ मोशन में है, और हमको उनको स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में लाना है, तो इसको रोकने के लिए हमको ज्यादा फोर्स चाहिए। ठीक है, इसको रोकने के लिए 1 kg का जो स्फेयर है उसको रोकने के लिए कम फोर्स चाहिए। सिमिलरली अगर सपोज कर लो कि एक स्फेयर है 1 kg का और एक स्फेयर है ये भी 1 kg का है, ये मूव कर रहा है विद 1 मीटर पर सेकेंड, ये मूव कर रहा है विद 100 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम किसको रोकना चाहेंगे? अब हमको अगर रोकना है और मतलब हमको दर्द भी कम हो, कष्ट भी कम हो, तो ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू स्टॉप द स्फेयर विच इज मूविंग विद लेस वेलोसिटी। ठीक है, मतलब यहां पे हम लोगों ने मास देखा, यहां पे हम लोगों ने वेलोसिटी देखा। मतलब एक्चुअली हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग असल में मोमेंटम देख रहे हैं कि जिसका मोमेंटम ज्यादा है उसको रोकना भी डिफिकल्ट है, जिसका मोमेंटम कम है उसको रोकना इजी है। तो ये जो चीज को हम लोग मतलब डिफाइन कैसे करते हैं?
ये जो मोशन में आता है ना, मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग विद वेलोसिटी, दैट इज द मोशन. सो मोमेंटम जो है ना, it is the amount of motion contained in a body. It is the amount of motion contained in a body. मतलब बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है तो उसका मोशन ज्यादा होगा. मोशन मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है. सो मोमेंटम का डेफिनेशन हो गया, मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया. ठीक है. अब क्यों हम लोगों ने ये पढ़ा? बिकॉज सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो है कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to the applied force. applied force, applied force का मतलब है कि वो एक्सटर्नल फोर्स है. एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स तो एक्सटर्नली अप्लाई करोगे ना. तो इसको मैथमेटिकली मैं कैसे लिखता हूं? F प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt. ठीक है. ये F हो गया आपका फोर्स, फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स. इंटरनल फोर्स की वजह से कभी भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा. मोमेंटम चेंज होगा ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. dp बाय dt जो हो गया, ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. ठीक है. तो इसको मैं लिखता हूं F इज इक्वल टू K dp बाई dt. K हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा, अब मोमेंटम जो होता है वो तो होता है मास इनटू वेलोसिटी. अब एज्यूमिंग मास इज कांस्टेंट, नॉर्मली मास कांस्टेंट होता है, बट मास वेरी के केस भी आ सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में. अब यहां पे हम मास कांस्टेंट अगर एज्यूम करें तो इसको अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू K डी बाई डी टी ऑफ mv. ठीक है. सो ये आपका हो गया F इज इक्वल टू K, m कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया तो dv बाई dt हो गया. ठीक है. अब हमको पता है, वी नो दैट व्हाट इज dv बाई dt. dv बाई dt क्या है? एक्सेलरेशन. dv बाई dt इज एक्सेलरेशन है. ठीक है. तो ये जो एक्सेलरेशन है इसको अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू K m a. K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ठीक है. अब बोलोगे यार हम लोगों ने स्कूल में तो ऐसा पढ़ा नहीं था, हम लोगों ने पढ़ा था F इक्वल टू ma. ठीक पढ़ा था. मतलब अगर हम लोग 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, सो इट इज ऑब्जर्व दैट यहां पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है. मतलब अगर जो फोर्स है वो 1 न्यूटन है, जो मास है वो 1 kg है, तो जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. तो ये वैल्यूज अगर हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, यहां पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू K 1 kg और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं? अच्छा, अब यहां पे देखो 1 न्यूटन क्या है? न्यूटन तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. सो इज इक्वल टू K और यहां पे भी होगा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसका मतलब K इक्वल टू कितना आ गया? K इक्वल टू आ गया हमारा 1. K
k इज इक्वल टू 1। तो k इक्वल टू 1 अगर हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1। इसको यहां से लेके आते हैं, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इक्वल टू हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन लॉ ने क्या बोला था, सेकेंड लॉ, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। आ गया फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो यार, थोड़ा सा हमको इस पे थोड़ा सा डेप्थ पे चलते हैं कि फोर्स हम लोगों ने लिखा डीपी बाई डी। ठीक है, अब इसी को अगर थोड़ा सा मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं, ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म मतलब फोर्स का कंपोनेंट आई कैप एफ एक्स, ठीक है, और प्लस जे कैप एफ वाई प्लस के कैप एफ जेड, मतलब मैंने एफ को ब्रेक कर दिया कंपोनेंट्स में। तो सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, आई कैप डीपी बाई डीपी एक्स बाई डी टी, मतलब चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप डीपी वाई बाई डी टी प्लस के कैप डीपी जेड बाई डी टी। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट्स हैं उनको अगर हम लोग इक्वेट करें, एफ एक्स को इसके साथ, एफ वाई को इसके साथ, और जो एफ जेड है, ठीक है, उसको कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मतलब हम लोग इक्वेट करें, तो हमारे पास आता है एफ एक्स इज इक्वल टू डीपी एक्स बाई डी टी, मतलब फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। फोर्स अलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस। मतलब देखो फोर्स एफ एक्स पी एक्स को इफेक्ट करता है, एफ एक्स जो है वो पी वाई और पी जेड को इफेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि फोर्स हमेशा उस मोमेंटम को ही चेंज करेगा जो या तो फोर्स के डायरेक्शन में हो या फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चलेगा। ठीक है, बट अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट को वो इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि अब देखो यहां पे यार, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो जो एफ एक्स तो इस डायरेक्शन में है, तो पी एक्स या तो इस तरफ होगा और या फिर उल्टे डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस होगा, तो ये जो एफ एक्स है वो इसको ही चेंज कर सकता है। अब ये जो मोमेंटम है पी वाई, ये तो अलोंग वाई एक्सिस है ना, तो ये एफ एक्स जो है वो इसको पी वाई को कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, पी वाई को चेंज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब एक एग्जांपल और एक देख लो कि जैसे सपोज कर लो कि ये वेलोसिटी है, तो जो फोर्स है ना वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये एंगल कुछ थीटा है। तो वेलोसिटी अगर ये है, ये थीटा, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v sin थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, फोर्स के परपेंडिकुलर है, और ये जो कंपोनेंट है ये पैरेलल कंपोनेंट है। तो जो फोर्स है ना वो इस कंपोनेंट को वेलोसिटी के मतलब मोमेंटम को चेंज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, क्योंकि मास को तो चेंज करेगा नहीं। ठीक है, तो फोर्स है ना वो इस वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, मतलब v पैरेलल को चेंज करेगा। ठीक है, बट ये v sin थीटा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब यहां से हम लोगों ने इस चीज सीखा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लो, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया विद सम वेलोसिटी u, तो प्रोजेक्टाइल से मूव किया, ये ट्रेजेक्टरी हो गया। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग वेलोसिटी देखें तो ये वेलोसिटी ऐसे होगा।
ठीक है, तो ये एंगल कुछ अगर अल्फा है तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा वी एक्स, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट along एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट हो गया along वाई एक्सिस। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट करता है? नीचे की तरफ एक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है ना vx, ये जो vx है ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, और ये जो vy पैरेलल कंपोनेंट हो गया, मतलब उल्टे डायरेक्शन में है। मैंने बोला था ना कि जो फोर्स है वो px या तो फोर्स के डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों केस में उसको अफेक्ट कर सकता है, बट परपेंडिकुलर कंपोनेंट को अफेक्ट नहीं करता है। मतलब ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इस कंपोनेंट को चेंज नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है। किसको अफेक्ट करेगा? एफ वाई को। मतलब अगर फोर्स नीचे है, ठीक है, यहां पे जैसे एफ जी नीचे है और वेलोसिटी ऊपर है, तो यहां पे वेलोसिटी और फोर्स ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब रिटार्डेशन होगा। वेलोसिटी नीचे की तरफ है, फोर्स भी नीचे की तरफ है, तो उस केस में एक्सेलरेशन होगा। दैट इज ओनली थिंग। बट वो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, वो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। यहां पे रिटार्डेशन हो रहा है, यहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं? बट जो Vx है वो तो फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो फोर्स के साथ परपेंडिकुलर होगा वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ये सेकेंड ईयर में भी, क्लास 12 में भी काफी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, सो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू फोर्स चेंजेस। ठीक है, एंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी perpendicular to force remains constant, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सारी चीजें मैं एनसीईआरटी से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रिलेशन हमको मिला F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पे जो ये जो फोर्स है ना, ये नेट फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। और ये जो एक्सेलरेशन है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। मतलब जैसे ऑब्जेक्ट एक मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट है, तो इस पे फोर्स कर रहा है एफ, तो एक्सेलरेशन जो होगा ना, उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा, सेंटर ऑफ मास मतलब ऑब्जेक्ट का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, उस पॉइंट का एक्सेलरेशन। ठीक है, ये किसी आर्बिट्ररी पॉइंट का एक्सेलरेशन, मतलब ऑब्जेक्ट तो हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का एक डेफिनेट शेप हो सकता है, तो किसी अलग अलग पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। बट हम लोग यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ले रहे हैं ना, वो हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो फोर्स और एक्सेलरेशन है ना, ये इंस्टेंटेनियस है, मतलब उस टाइम में फोर्स ऐड किया और उसी वक्त एक्सेलरेशन का वैल्यू है। ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री में क्या हुआ था उससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट फोर्स अप्लाई करने से पहले क्या स्टेट था उससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो बोथ एफ एंड ए आर इंस्टेंटेनियस। ठीक है, जो ए है, ए इज इंडिपेंडेंट, A is independent of previous history, previous history के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, previous history के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, तो सेकेंड लॉ में हम लोगों ने क्या चीजें सीखी? एक चीज सीखा कि जो सेकेंड लॉ है वो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताता है।
ठीक है, और रिलेशन क्या मिला हमको, F इज इक्वल टू एम ए, और ये हमको कहां से मिला, ये हमको मिला स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। के यहां पर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि के बाद में हमको पता चल गया कि के का वैल्यू 1, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, सो दिस इज सेकेंड लॉ। ओके, अच्छा अब आते हैं हम लोग थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ क्या बोलता है कि मान लो कि दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट पे है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट पे है। ठीक है, यहां पे कांटेक्ट पे है, तो ये इसका मास है एम ए और इसका मास है एम बी। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट ये ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, तो ए जो ऑब्जेक्ट बी पे जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो अगर एफ ए बी है, तो बी ए पे सेम फोर्स लगाएगा, मतलब फोर्स बाय ए ऑन बी, या फिर बोल दो कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। सपोज ये हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, सो दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, साइन ऑपोजिट होगा, मतलब ये दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे। ठीक है, तो एक फोर्स को अगर हम बोलते हैं एक्शन, तो दूसरा हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, बट द थिंग इज एक्शन और रिएक्शन दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और एक बात देखो कि ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो ए अगर बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो बी के ऊपर क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, और बी किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ए के ऊपर लगा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है रिएक्शन। तो जहां पे भी एक्शन होगा ना वहां पे रिएक्शन होगा, बट एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होगा, एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन और रिएक्शन कभी भी नहीं होता है। ठीक है, फोर्स हमेशा पेयर में होता है, फोर्स सिंगल फोर्स नहीं होता है, फोर्स हमेशा पेयर में आएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, तो पेयर क्या हो गया, एक हो गया एक्शन और एक हो गया रिएक्शन, बट एक्शन और रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट पे कभी नहीं होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होगा। ठीक है, सो यहां पे पहला चीज हो गया, फोर्स नेवर occurs, force never occurs singly, अकेले नहीं होता है इन नेचर। ठीक है, नंबर टू, फोर्स इज म्यूचुअल इंटरैक्शन, फोर्स इज म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन बॉडीज, बिटवीन बॉडीज। ठीक है, और जो ये म्यूचुअल फोर्स है, ठीक है, नंबर थ्री म्यूचुअल फोर्सेस are equal in magnitude, but opposite in डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसको हम लोग स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं कि टू एवरी एक्शन there is always an equal and opposite reaction। ठीक है, तो यहां पे जो ये इक्वल ऑपोजिट एक्शन, ठीक है, एक्शन जो है
एक्शन हमेशा रिएक्शन के इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। ठीक है, अब देखो ये स्टेटमेंट सब बच्चों को पता होता है, क्लास 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा था, स्टेटमेंट में कभी गलती नहीं होता। बट मेन चीज है देखो कि एक्शन और रिएक्शन जो होगा ना वो सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा, एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होगा। ठीक है, हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होगा, सेम ऑब्जेक्ट पे कभी नहीं होगा। और जहां पे भी एक्शन होगा वहां पे रिएक्शन होगा ही होगा। ठीक है, सो दीज आर द थ्री लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दिस चैप्टर। ठीक है, सारी चीजें डिस्कशन मैंने एनसीईआरटी से किया है, आप लोग भी एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी को फॉलो में करेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। ठीक है, फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर स्कूल लेवल एग्जामिनेशन एज वेल एज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, विद दिस आई एंड दिस वीडियो, माय बेस्ट विशेस, गुड लक।